हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एंथ्रोनेट जीआरएफ एकेडमी। लास्ट वीडियो का हम सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं और अपकमिंग एग्जामिनेशंस अब तो बहुत दिन है नहीं, 1 से 2 दिन के बाद ही हम लोगों का एग्ज़ाम है। इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट की डिमांड है कि मैम पोट्री और थोड़ा सा पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को कंप्लीट करा दीजिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि दे आर एटलीस्ट दे आर सेइंग कि they want to this topic and all that. So I'm very thankful to all of you, and today in evening I will upload both video, parametric non parametric test and जिसमें कि पी टेस्ट टी टेस्ट एफ टेस्ट होंगे। शॉर्ट में वीडियो होगी, बहुत लेंदी नहीं होगी। और उसके साथ पोट्री ट्रेडिशंस वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी। अभी हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये आधा अधूरा रह जाएगा फिर। देखिए 2014 की ये वीडियो है, और मतलब वीडियो कह रही हूँ, पेपर है। यहाँ पे देखिए हमें जो कंप्लीट करना है। ऑक्जियोलॉजी क्या होती है? ऑक्जियोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि ऑक्जियोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। ठीक है मैम, स्टडी ऑफ ग्रोथ। इसमें से केवल जो बच्चे पहले बार इस चैनल को देख रहे हैं लाइक कर लें और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं बता दूं कि ये हम पहले से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं कि हम पेपर को कैसे एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था उस टाइम पे कि ऑक्जियोलॉजी क्या होती है। ऑक्जियोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। ठीक है, तो अब उसके बाद जो अपडेटेड क्वेश्चन थे उसमें पूछा गया कि ह्यूमन ग्रोथ की स्टडी सबसे पहले किसने की थी? तो टैनर ने की थी। अब जो पूछा जाता है वो टैनर के बुक की क्रोनोलॉजी ज़्यादा पूछी जाती है, जिसमें से सबसे पहले इन्होंने जो 6 डिफरेंट कॉन्टिनेंट में डिफरेंट ह्यूमन पॉपुलेशन की जो स्टडी की थी उसमें मतलब सारे कॉन्टिनेंट इन्होंने ले लिए थे, जैसे कि एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका। ठीक है, तो इन 6 कॉन्टिनेंट की इन्होंने इसमें स्टडी की थी। जो बुक इनकी थी वर्ल्ड वाइड वेरिएशन इन ह्यूमन ग्रोथ। वर्ल्ड वाइड वेरिएशन इन ह्यूमन ग्रोथ। वर्ल्ड वाइड वेरिएशन इन ह्यूमन ग्रोथ इनकी बुक थी। ग्रोथ कब की थी? 1976 की। ठीक है, इसमें इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेरिएशन इन ह्यूमन ग्रोथ में इन्होंने इस 6 कॉन्टिनेंट की ह्यूमन की स्टडी की थी और उसके बाद इन्होंने इसको दिया था। इसके पहले जो उनकी सबसे पहली पहली बुक थी वो थी ग्रोथ, स्टडी ऑफ, मतलब ऐसी थी, द ग्रोथ करके उनकी बुक थी, ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशंस। ये इनकी फर्स्ट बुक थी। और लास्ट बुक भी देखेंगे ना, मैं याद करने के लिए सिर्फ बता रही हूँ। लास्ट बुक थी इनकी द फिजिक ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, इनकी लास्ट बुक थी। इसके अलावा इनकी सबसे पहले बुक थी द ह्यूमन ग्रोथ, सेकेंड बुक थी इनकी द ह्यूमन बायोलॉजी, थर्ड बुक थी द वर्ल्ड वाइड ग्रोथ, फिर इनकी थी द ह्यूमन बायोलॉजी समथिंग करके, द फिजिक ऑफ ह्यूमन ग्रोथ इनकी किताब थी। ठीक है, इसको एक बार आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना। 2021 या 2025 या 24 के पेपर में इसको क्रोनोलॉजी बताई गई है। अब देखिए यहाँ पे डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज। डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड मोस्ट कॉमनली यूज बाय एफ सेंगर ने इसको यूज किया था। इसका ईयर पूछा था, एक बार पूछा था कि डीएनए का डबल हेलिक्स कब दिया गया था, तो फ्रांसिस ने दिया था 1953 में। डीएनए में कितना परसेंट जो होता है कोडेड होता है? 2% कोडेड होता है। कितना परसेंट अनकोडेड होता है? 90% डीएनए जो होता है अनकोडेड होता है। 2% को एक्सॉन बोलते हैं, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है कि द पामर डर्मेटोग्लाइफिक्स मेन लाइन फार्मूला। देखिए मेन लाइन फार्मूला DCB से कैलकुलेट होता है, इसको हम देख लेंगे। उसके बाद है कि मेन लाइन इंडेक्स कैलकुलेटिंग टेकिंग द अकाउंट ऑफ, जिसमें हम D और E का को अकाउंट देते हैं। अब ये D ये क्या है, अब डिटेल वीडियो में देखिएगा। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, किसने दिए? देखिए जब फ्लक्चुएशंस होता है, यानी बहुत बड़ी पॉपुलेशंस किसी फ्लक्चुएशंस की वजह से उनकी जीन की फ्रिक्वेंसीज या स्मॉल पॉपुलेशंस में डिवाइडेड हो जाती है, रैंडम फ्लक्चुएशन हो जाता है। इस देखिए रैंडम फ्लक्चुएशन ऑफ जीन फ्रिक्वेंसी इन स्मॉल पॉपुलेशंस। स्मॉल पॉपुलेशन में जब किसी जीन में रैंडम फ्लक्चुएशन होता है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको शिवॉल्ड राइट ने दिया था
इसको शिवॉल राइट ने दिया था, याद रखिएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट को शिवॉल ड्रिफ्ट भी बोलते हैं या शिवॉल इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको शिवॉल राइट ने दिया था, इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशंस प्रोफाउंडेड बाय। देखिए लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन से क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, डिटेल में इनके कॉन्सेप्ट। लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशंस रॉबर्ट ट्रेटफील्ड का कॉन्सेप्ट था। इसको यूज़ करते हुए इनसे जो इंस्पायर्ड हुए थे मिकिन मैरियट थे। इसी लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशंस पे रॉबर्ट ट्रेटफील्ड ने पीसेंट एंड अर्बन कंटिन्यूम का कॉन्सेप्ट दिया था, और उसी को यूज़ करते हुए मिकिन मैरियट ने यूनिवर्सलाइजेशन एंड पेरोक्लाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, पेरोक्लाइजेशंस जो होता है ना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग देखिएगा। पेरोक्लाइजेशंस का मतलब क्या होता है कि जब वो ग्रेट ट्रेडिशंस को सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसकी पूरी जगह ले लेता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मतलब ग्रेट यूनिवर्सलाइजेशन हो जाता है जो हमारी लिटिल ट्रेडिशंस, या जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे गोवर्धन पूजा होती है, तो गोवर्धन पूजा हम ऑल ओवर द वर्ल्ड अब सेलिब्रेट कर रहे हैं पीपल। क्या हुआ है, हमारे छोटे से हेलो हेलो वेरी गुड मॉर्निंग, कैन आई कॉल यू बैक within 5 minutes? ओके, सॉरी। सो नेक्स्ट इज लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशंस। तो यहाँ से हमें ये भी याद रखना है कि सुरजीत सिन्हा भी इनसे इंस्पायर थे, और सुरजीत सिन्हा इंस्पायर होके उन्होंने कास्ट ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, और बाद में उसी बहुत कंफ्यूजन होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं इसको, तो ठीक है, पर जो देखिए ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम जो होता है उसको सुरजीत सिन्हा ने दिया था, और बाद में 1960 में इसकी डिटेल स्टडी की थी एफ जी वेली ने। फिर देखिए यहाँ पे है डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम हमारा 21 क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द मदर ओवर द एज ऑफ 40। द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ड्रामेटिकली इन मदर ओवर द एज ऑफ 40। देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती है ना फीमेल में, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये इंक्रीज होते हैं। क्यों इंक्रीज होते हैं? क्योंकि हमें पता है डाउन सिंड्रोम जो होता है वो नॉन डिसजंक्शंस की वजह से होता है। मैम नॉन डिसजंक्शंस क्या होते हैं? नॉन डिसजंक्शंस की वजह से होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? नॉन डिसजंक्शंस का मतलब होता है, देखिए जैसे कि क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होना बहुत अनिवार्य है जेनेटिक्स के लिए, लेकिन क्रोमोसोम्स सेपरेट ना होकर आपस में ही उलझने लगते हैं। दैट्स अ प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शंस। ठीक है, तो ये 21 काफ़ी प्रिवेल कर जाता है चाइल्ड में। फिर है द कॉज इन नॉन डिसजंक्शंस व्हेन द क्रोमोसोम्स डू नॉट सेपरेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स। यस, affect the individual extra chromosomes. Long side bags between onset of the meiosis in the ovarian tissues and its compensation is more likely to increase the incident to older mother. ठीक है, देखिए वही बात की गई है। देखिए कह रहा है कि affect the individual extra chromosome separated, it's to not separated during the first time of the meiotic division। देखिए ध्यान से देखना है, यहाँ पे meiotic division है, मैंने कहीं एग्जाम में देखा था वहाँ पे माइटोटिक डिवीजन लिखा हुआ था, तो सो केयरफुल। यहाँ पे देखिए लॉन्ग साइड ऑफ द लॉन्ग लैग बिटवीन ऑनसेट ऑफ द meiosis ovarian tissues and the completion is more likely to increase inside in the older mother। ठीक है, ये इंक्रीज कर जाता है। अगर मैं आपसे कहूँगी अगर आपको कुछ पढ़ के जाना है इस बार इस टॉपिक से जेनेटिक्स के लिए, तो एक तो ये तो क्लियर होने चाहिए किस क्रोमोसोम से कौन सा डिजीज होता है। उसके अलावा अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो एक टॉपिक पढ़ लीजिएगा, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से तो क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन लिंकेज से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि लिंकेज कंटिन्यू कई बार से पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है ना लोअर्ड स्कोर का, ये क्वेश्चंस बहुत प्रिवेल हो गया है आजकल।
तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। फिर है हमारा फीचर बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म, यानी जो बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं उनके क्या फीचर्स होते हैं। बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है, कभी भी देखिए बैलेंस हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है। पॉपुलेशन साइज इज नॉट नेसेसरी ए स्मॉल, मोर इन्फेक्शंस डिजीज एंड इनहेरिटेंस डिजीज। देखिए क्या होता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होता है, बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म। हमारे सिलेबस में 2 टाइप्स के पॉलीमॉर्फिज्म मेंशन है। फर्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म इज ट्रांजिएंट पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकंड वन इज अ बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए जिसकी हिंदी में डिमांड है तो नेक्स्ट टाइम से आई विल ट्राई टू मेक बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी में ही बोल रही हूँ लेकिन मैं क्वेश्चन और टॉपिक को भी हिंदी में मेंशन कर दूंगी। बस आई नो ऑल स्टूडेंट आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, सो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, मैं हिंदी ही बोल रही हूँ, ठीक है। फीचर ऑफ बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म देखिए क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशंस में होता है। आपने बहुत बेसिक एग्जांपल देखा है, हीमोग्लोबिन, मैं बस ऐसे समझने के लिए लिख रही हूँ, HbS, यानी HbB नहीं होगा कभी भी, या फिर HSS नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैम? क्योंकि HSS होगा तो ये होमोजाइगस हो जाएगा, तो होमोजाइगस की कंडीशन नहीं होती है, हेट्रोजाइगस की कंडीशन होती है। ये होता है बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल। द बेस्ट एग्जांपल इज सिकल सेल एनीमिया। Best example is sickle cell anemia. So correct option is heterozygous condition. The second one is the population size is not necessarily small. ऐसा कोई फिक्स नहीं है. The more infection disease, ज़्यादा ये होता है, ठीक है, जैसे कि more infection disease, inherited disease, ये भी होता है। देखिए कल मैं आपको क्वेश्चन बता रही थी ना कि पी पैल्सीफेरम होता है, मुझे याद नहीं आ रहा था। पी पैल्सीफेरम जो होता है ये सिकल सेल एनीमिया के मतलब उसके लिए रेसिस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, ये पूछा गया था कि जो डफी ब्लड ग्रुप होता है, डफी ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए वो होता है PYVX, मैं याद तो आ रहा था, वी से कुछ नाम है, PYVX होता है, ठीक है। ये एक प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया जो होता है 4 टाइप्स के प्रोटोजोन से फैलता है, जिसमें से 2 ये हैं, पी फैल्सीपेरम एंड PYVX। PYVX जो होता है वो डफी ब्लड ग्रुप के लिए होता है, तो यहाँ से हम PYVX के साथ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था, लेकिन इसके बाद भी हमें ये जानना है कि जो PYVX होता है वो सब सहारन पॉपुलेशंस में जो होता है अब्सेंट होता है। क्यों अब्सेंट होता है मैम? क्योंकि वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया, वहाँ पे बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना, बाकी जितना मुझे अच्छा लगा समझ में आया मैंने आपको बता दिया। देखिए HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस क्या होती हैं। सबसे पहले तो हमें अब ये याद रखना है कि ये क्रोमोजोम के 6 क्रोमोजोम से रिलेटेड होती है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट, देखिए ल्यूकोसाइट है, ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द वाइट एंटीजन। एंटीजन वाइट एंटीजन में पाई जाएगा क्योंकि ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। क्रिटिकली मैचिंग डोनर होस्टल ऑर्गन स्टेम ट्रांसप्लांटेशन, यस, जब भी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, ल्यूकोसाइट को मैच करते हैं। HLA एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑफ द मलेरिया, HIV, हेपेटाइटिस बी। देखिए हेपेटाइटिस बी है, ध्यान से देखिएगा, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। HLA किससे जुड़ के काम करता है? MCH से जुड़ के काम करता है, ठीक है। और ये दोनों मिलके इतना स्ट्रॉन्ग कवर बनाते हैं बॉडी पे कि ये किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो HLA जो होता है वो मलेरिया, HIV, हेपेटाइटिस बी से हमें प्रोटेक्ट करता है। शॉर्ट आर्म ऑन द क्रोमोसोम्स नंबर 6, ठीक है, ये याद रखना, यही क्वेश्चन पूछा गया था। शॉर्ट आर्म, ये देखिए वैसे मैंने कहा ना ये 2014 का पेपर है, लेकिन क्वेश्चन इससे अब भी पूछे जा रहे हैं, है ना, बस क्वेश्चंस का फॉर्मेट अलग है। तो शॉर्ट आर्म ऑन द क्रोमोसोम्स नंबर 6, ठीक है। डिस्टिंग्विश सेल्फ नॉन सेल्फ, सेल्फ और नॉन सेल्फ में ये डिस्टिंग्विश करता है। 3 मेन क्लासेस, इसकी 3 क्लासेस होती हैं। ये अभी तक पूछा नहीं है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था समझने के लिए। HLA की 3 क्लासेस होती हैं, A, B एंड C। देखिए अभी जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया था कुछ ऐसे जो पहले ब्लड ग्रुप पूछा था, अब RH के जीन के बारे में पूछ गया था, यानी जो रिसर्च सिस्टम होता है उसके जीन के बारे में पूछा हुआ था। रिसर्च सिस्टम का जीन क्या होता है, उसमें एक, देखिए मुझे पता था कि जो रिसर्च सिस्टम में जो जीन होता है एक D जीन के लिए बहुत फेमस होता है, ठीक है। रिसर्च
जो सिस्टम होता है, ये RH जो ब्लड ग्रुप होता है वो D जीन पे बहुत काम करता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मैं इस आंसर को करेक्ट करके लेके जा सकती हूँ। तो आप में से जो भी बच्चे जीन से थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं तो उनको मोर और लेस आइडिया हो जाता है। जैसे कि अगर हम डेफी ब्लड ग्रुप की बात करें, तो उसमें क्या होता है, FA होता है, FB होता है और एक और होता है FO समथिंग होता है, ठीक है। तो 3 एलील होते हैं। तो एग्जाम में कहीं मैचिंग में दे दे तो हम इसको आराम से मैच कर पाते हैं। ये तभी होगा जब हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। अब उतना टाइम नहीं है तो लेट्स रिवाइज द शॉर्ट नोट। HLA में A होता है, B होता है, C होता है। देखिए जो ABC होते हैं वो इंडोजीनस पेप्टाइड होते हैं। इंडोजीनस पेप्टाइड होते हैं जिसमें CD8 सेल प्लस होती है यानी T सेल होती है। फिर है क्लास सेकंड में होता है HLA-DR होता है। क्लास फर्स्ट ही सेकंड में होता है DR, देखिए D है ना, HLA-DP और HLA-DQ प्रेजेंट, ये एक्सोजीनस होता है और ये हमारा CD4 प्लस T सेल से रिलेटेड होता है। लेट्स एमिनो एसिड की डिफिशियंसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें अल्केप्टेनोरिया होता है। अल्केप्टेनोरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है। देखिए याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, जितने भी नोरिया जैसे फिनाइल कीटोनोरिया, अल्केप्टेनोरिया, ये मोस्ट ऑफ द डिजीज जो होती है ना ये ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। याद करने का तरीका है ये, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। इसको डिस्कवर किया था A.E. गेरार्ड ने 1901 में। डिफिशियंसी ऑफ होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज की वजह से होता है, डार्क पिगमेंटेशन होता है एंड ब्लैक यूरिन अर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी 2025 का क्वेश्चन है ये में भी। उसमें दिया हुआ था कि बताइए ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पे केयर गिविंग ह्यूमन पाए जाते हैं। तो उसमें पहला ऑप्शन था अर्थराइटिस वाला, जहाँ पे एक अर्थराइटिस के पेशेंट का दिखाया जाता है स्केलेटन में। कौन था, लाचेपली जो बच्चे प्रिपेयर करें उन्हें पता होगा लाचेपली क्या है। ये क्लासिकल निएंडरथल की स्पीसीज में आते हैं, इसमें पाया गया था। ये फ्रांस की साइट है। ला आ गया मतलब फ्रांस हो गया, ला का मतलब होता है द, फ्रांस में कहीं भी लॉ लिखा है इसका मतलब होता है फ्रेंच लैंग्वेज में द होता है, इसीलिए आप लेवी स्ट्रॉस की बहुत सारी किताबों में पढ़ोगे लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ये होता है हमारा निएंडरथल होते हैं। और सेकंड जो उसमें ऑप्शन था सानीदार केव का था, सानीदार केव में भी वो एम्प्यूटी का एग्जाम्पल पाया गया है। वहाँ पे एम्प्यूटी का एग्जाम्पल पाया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, एम्प्यूटी का वो देखने को मिला है। तो ये 2 ऐसी केव हैं, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे साइट है जहाँ पे केयर गिविंग प्रैक्टिसेस मिली हैं। इसके अलावा स्वान काम्बो इंग्लैंड की साइट है, वहाँ पे तो ब्रोकन फीमर पाया गया था। मतलब अब किसी की फीमर ब्रोकन है तो उसको तो केयर गिविंग में नहीं रखेंगे ना, क्या पता जबरदस्ती भी तोड़ी गई हो, तो इसीलिए उसको नहीं रखा जाता है। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाईलाइट स्किन कलर डिसएडवांटेज, जो रेडिएशंस होता है उसमें हाईलाइट कलर के डिसएडवांटेज क्या है ये तो सबको पता है, ठीक है। जो कंजेशंस होता है यानी सब कंटिन्यूस कैपिलरीज होती हैं उनमें, मतलब उसमें ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन सेल, एडमा हमारी डिस्ट्रक्ट हो जाती है जब ज़्यादा जो लाइट कलर है और वो लाइट धूप में निकलते हैं तो उनकी सेल बहुत जल्दी रैप्चर हो जाती है। डैमेज DNA विथ लेड कैंसर, DNA डैमेज हो जाता है और कैंसर को लीड करता है, तो ये भी सही चलिए वो करते हैं। थ्योरी एसोसिएट विद ओरिजिन ऑफ कास्ट, कौन कौन सी थ्योरी एसोसिएटेड है, रेशियल थ्योरी है, एथिकल थ्योरी है, रेशियल थ्योरी है, देखिए 2 बार लिख दिया मैंने, वर्नाकुलर थ्योरी है, वर्ना थ्योरी है, देखिए रेशियल थ्योरी है, एथिकल थ्योरी है एंड वर्ना थ्योरी है। रेशियल थ्योरी है, एथिकल थ्योरी है एंड वर्ना थ्योरी है, ये तीनों थ्योरी हमारी रिलेटेड है कास्ट से, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द फोरेजिंग सोसाइटी का मतलब क्या होता है, अर्ली सोसाइटी। बैंड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्मॉल इन साइज में होती हैं, इक्वी जेनेचर होती हैं एंड प्री एग्रीकल्चरल एंड एज इकोनॉमी। देखिए इक्विजेनेचर उस टाइम पे ऐसा लग सकता है कि नया टर्म है, ये इक्विजेनेचर का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ,
ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये हमारी फोरेजिंग सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बाद है हमारा ट्राइबल सब प्लान स्ट्रैटेजी, जो मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। 5th 5 ईयर प्लान जो होता है, जिसमें हमारा माडा आया था, और नहीं सॉरी 5th 5 ईयर प्लान में हमारा ट्राइबल सब प्लान आया था, और माडा जो होता था हमारा 6th 5 ईयर प्लान में आया था, और 7th 5 ईयर प्लान में जो फॉरेस्ट रिलेटेड डेवलपमेंट है वो आया था, जैसे कि बर्मन कम्युनिटी की रिपोर्ट्स। ठीक है, मोटा देख लीजिएगा, मोटा कब आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट मोटा हमारी जो है वो 1999 यानी 2000 से 1 साल पहले आई थी। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब देख लीजिएगा, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ये लगभग मुझे लगता है 2004 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेशनल कमीशन तब बनाया गया था। देखिए इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट अप्रोच एंड एजेंसीज, द माडा मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 6 5 ईयर प्लान में इसको लाया गया था माडा को। मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एजेंसी एंड डायरेक्ट रूरल डेवलपमेंट अप्रोच, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियोलिथिक साइट इन मिडिल ईस्ट, देखिए आ गया ना सानीदार, ये सानीदार है, इसको बोलेंगे सानीदार। ठीक है, सानीदार हमारी नियोलिथिक है। जारमो हमारी इराक में साइट है। किसने काम किया था, एम को उल्टा कर दो, वुड ने काम किया था। कौन से वुड थे ये, आर वुड ने काम किया था। ठीक है, उसके बाद जारमो है, जारमो कहाँ की साइट है, इराक की साइट है। उसके पहले क्या आती है, जेरिको आती है। जेरिको कहाँ की साइट है, जॉर्डन की साइट है। किसने काम किया था, कैलियान संथिम नांग है उनका, देखिएगा आप लोग, कैलियान ने काम किया था। ठीक है, ये मिडिल ईस्ट की साइट है। अगर डिटेल में मिडिल ईस्ट, नियोलिथिक मिडिल ईस्ट साइट देखनी है आपको, तो आप लोग यहाँ जाके देख सकते हो। अच्छा ये चार्ज नहीं हो रहा है क्या, हाँ, अगर आपको डिटेल में इसकी साइट देखनी है तो आप इस ग्रुप में ऐड होके यहाँ पे इसकी साइट देख सकते हो। ये रे नियोलिथिक की साइट है। इसमें मैंने डिटेल में बता दिया है कि जो 5th यूनिट की लास्ट टॉपिक है नियोलिथिक साइट इन नियर ईस्ट, जिसमें देखिए सबसे पहले आती है हमारी कैटल हुयुक। कैटल हुयुक साइट पे सबसे पहले मलाट ने 1960 में काम किया था, लेकिन मलाट को ना पूछ के अब इवान हॉडर को पूछा जाता है कि कैटल हुयुक पे किसने काम किया था। हियाक ऑर्डर ने काम किया था। कैटल हुयुक जो है हमारी टर्की की साइड है। उसके बाद आता है हमारा जेरिको और बैदा हमारी जॉर्डन की साइड पे, जिससे कैनोपी ने काम किया था। जेरिको के बाद हमारी आती है सानीदार नहीं, उसके बाद अबू हुरैया आती है। देखिए अगर कोई साइट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सेंट्रल एशिया में, तो अबू हुरैया है। अबू हुरैया क्या है, सेंट्रल एशिया की सबसे फेमस साइट है, क्योंकि यही वो साइट है जहाँ से सबसे पहले एग्रीकल्चरल एविडेंस पाए गए थे। और यहाँ पे बुल एग्जाम में पूछा भी था, मे भी मुझे लगता है, बुल का जो एविडेंस पाया गया था वो अबू हुरैया से पेयर में बुल पाए गए, मतलब कुछ एविडेंस पाए गए थे। तो ये अबू हुरैया है। अबू हुरैया सीरिया में पाई जाती है, जिसपे एम मूरी ने काम किया था। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, इस बार में भी अबू हुरैया से क्वेश्चंस ड्रॉ करेंगे ये लोग। एम मूरी ने इस पे काम किया था, और ये सीरिया की साइट है। उसके बाद आता है हमारा सानीदार टर्की की साइट है। ठीक है, सानीदार भी एग्रीकल्चरल एविडेंस के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद हमारी आती है जारमो मैंने कहा ना, ब्रेडवुड, इसको वापस कर दो, समझ में आ जाएगा। ब्रेडवुड ने इस पर काम किया था। तो ये हमारे करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द अगेंस्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, तो ये ब्रेडवुड है, बी है, आर वुड नहीं है, ब्रेडवुड। ये हमारे ब्रेडवुड है। ठीक है, अब देखिए ओंगे आर ए वेरी प्रोन टू जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑकर इन द रिलेटिवली स्मॉल न्यूमेरिकल साइज। हमेशा याद रखना कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है स्मॉल पॉपुलेशंस में होता है। एग्जाम में लार्ज पॉपुलेशन दे देगा, तुरंत एलिमिनेट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। BMI देखिए, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। इससे पहले अभी 23 का क्वेश्चन से पूछा हुआ था, उसमें BMI को मैच करना था। ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है। बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स जो होता है वेट अपॉन हाइट में मेजर करता है। ठीक है, हाइट को सेंटीमीटर में करके दे देगा एग्जाम में, ऐसे दे देगा, देखिए kg/cm, क्योंकि सेंटीमीटर में भी तो हाइट होती है, पर ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। जब वेट जो होगा kg/मीटर स्क्वायर में मेजर करेगा, ये BMI होता है।
ठीक है, मीटर स्क्वायर में मेजर करेगा हाइट को, तो ये होगा BMI। नॉर्मल BMI 80 के आसपास होता है, 18 पॉइंट्स कुछ होता है, ठीक है। 23 वाला होता है वो स्लाइटली ओबेसिटी होता है, और 25 से 27 वाला 29 वाला जो होता है वो ओबेसिटी होता है, मतलब लिटिल बिट हायर ओबेसिटी होती है। और 30 के एबव BMI जाता है तो मतलब सीवियर ओबेसिटी का वो लोग शिकार होते हैं, ठीक है। तो ओबेसिटी एंड ओवरवेट पे इसको मेजर किया जाता है, ओबेसिटी एंड ओवरवेट पे मेजर किया जाता है। SIDS की फुल फॉर्म देखेंगे, स्वीडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, USA में हुआ था, ड्यू टू द पेरेंट आइसोलेशन वेरी लॉन्ग चिल्ड्रन, ठीक है, मतलब आइसोलेशन हो जाता है चिल्ड्रन का तो उसमें कॉज हो जाता है। थ्योरी ऑफ एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क, ये नहीं पूछा जाता है, थ्योरी ये पूछा नहीं जाता है, फिर भी यहाँ पे दे दे। एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है? कंटेन ए सीरीज ऑफ स्टेटमेंट हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाई द समथिंग एग्जिस्ट विच ऑल्सो सजेस्ट द पैटर्न ऑफ कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप टू बी कंफर्म इन न्यूज रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी पता होगा तो रिसर्च तो हो जाएगा। देखिए दो रिसर्च होते हैं, एक होता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है, और दूसरा होता है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी में हम किसी नई चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, और एक्सप्लेनेटरी में एक्सप्लेन करते हैं कोई चीज़ क्यों एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी जो होता है वो इंडक्टिव मेथड पे काम करता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। मेलिनोस्की ट्रॉबिंडर आइसलैंड 1930 टू 1918 लॉन्गेस्ट स्टे फील्ड वर्क, उस टाइम तक लॉन्गेस्ट था लेकिन उसके बाद चेंज हो गया। कल्चरल रिलेटिविज्म फ्रांस बोवाज का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने कल्चरल रिलेटिविज्म में ये बोला था कि सबको अपने कल्चर, while the study of other culture and anthropology must not be make on culture the value as a yard stick to the just to other value, मतलब सबके कल्चर की स्टडी उनके पर्सपेक्टिव से करनी चाहिए, जैसे कि क्लिफोर्ड ग्रिच ने बोला था अपने हर्मेनेटिक बालिनेस स्टडी में। तो हमें कल्चर रिलेटिव। एथनोसेंट्रिनिज्म क्या होता है? यूरोपियन वाले बहुत फॉलो करते थे एथनोसेंट्रिज्म को। एथनोसेंट्रिज्म ये बोलता है कि उनका ही कल्चर सुपीरियर है, ये कल्चरल रिलेटिविज्म की बात नहीं करता, ये बोलेगा कि उनका ही कल्चर सुपीरियर है, अदर कल्चर जो हैं वो उनसे इन्फीरियर है। लाइकवाइज ये होता है एथनोसेंट्रिज्म। पायलट स्टडी के बारे में मैंने पहले भी इस पेपर में बता दिया था कि पायलट स्टडी जो होती है वो प्री स्टडीज़ होती है, एक तरीके से टेस्टेबल स्टडीज़ होती है, और ये रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए की जाती है। देखिए बहुत क्वेश्चन पूछता है कि पायलट स्टडी के थ्रू रिलायबिलिटी को स्टडी करते हैं या वैलिडिटी को स्टडी करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। रिलायबिलिटी को स्टडी की जाती है। रिलायबिलिटी क्या होता है? सेम एनवायरनमेंट में सेम थिंग्स में अगर किसी रिसर्च को बार बार रिपीट किया जाए तो हमारा रिजल्ट सेम आए, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। यानी अगर हम मेडिसिन किसी को दे रहे हैं, तो कोई अगर मेडिसिन ले रहा है, उसे फीवर है, तो उसके फीवर जब उसे फीवर होगा और जब वो मेडिसिन को लेगा तो वो ठीक हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटीज। उस पर रिलायबिलिटी बढ़ती चली जाती है। और वैलिडिटी का मतलब होता है कि एक्यूरेसीज क्या आ रही हैं। रिलायबिलिटी इज अ कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी इज अ उसका वैलिडेशंस मिलता है, ठीक है। दैट्स ये पूछता है कि पायलट स्टडी के थ्रू क्या होता है, तो रिलायबिलिटीज होती हैं, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक साइट, देखिए सेल्डम पूछा हुआ था जो अब नहीं पूछता है, ठीक है। ये लोअर पैलियोलिथिक साइट है, बस इतना ही याद रखना है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ऑर्डर टू देयर डिस्क्रिप्शंस पामर कॉन्फ़िगरेशंस, इसको पढ़ लेना है क्योंकि ये पूछ देता है। देखिए सबसे पहले हम इंटर डिजिटल की तरफ जाते हैं। इंटर डिजिटल फर्स्ट होता है, फिर हमारा थिनार होता है, फिर हमारा एक्सियल ट्राइरेडियस होता है, फिर हाइपोथिनार होता है। क्या होता है मैम? देखिए यहाँ पे एक्सियल ट्राइरेडियाई होती है, ये वाला ये अंगूठे के नीचे वाला पोर्शन होता है हमारा थिनार। अच्छा नहीं बना हुआ है पर ठीक है, समझ सकते हैं। ये हो गया हमारा थिनार। ये वाला जो साइड वाला राइज पोर्शन होता है ये होता है हमारा हाइपोथिनार, ये होता है हमारा हाइपोथिनार। और एक्सियल ट्राइरेडियाई होती है ये देखिए ये एक्सियल ट्राइरेडियाई होती है, मतलब कि जो ये इंटर डिजिटल फर्स्ट होती है, ठीक है। अब इसका कोई क्रोनोलॉजी पूछा हो गया जो मेंशन नहीं है। देखिए डिजिटल यानी डिस्क की तरफ, प्रॉक्सिमल यानी बाहर की तरफ, ठीक है। अगर प्रॉक्सिमल पूछेगा तो इसको हम ऐसे अरेंज करें, प्रॉक्सिमल टू डिजिटल पूछेगा तो हम इसे ऐसे अरेंज करेंगे, और अगर डिजिटल टू प्रॉक्सिमल पूछेगा तो ऐसे। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसको याद करने में, तो वेरी सिंपल, हैंड हमारा किसी न किसी डिस्क पे होता है, ठीक है, मतलब किसी से जुड़ा हुआ होता है, तो डिस्क हमेशा इनर की साइड में होता है
और प्रॉक्सिमल हमारा प्रॉक्सिस यानी बाहर के साइड होता है, यानी जैसे जैसे बाहर जाएंगे ये प्रॉक्सिमल होता जाएगा। जैसे अरेंज करने के लिए दिया होगा तो हम इसको वैसे ही अरेंज करेंगे। मुझे लगता है ये दिया था प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, यहाँ पे शायद मैंने मेंशन नहीं किया है, ये प्रॉक्सिमल टू डिस्टल दिया हुआ था अरेंज करने के लिए। तो सबसे पहले इंटरडिजिटल फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारा थिनार रीजन हो जाएगा, फिर हमारा हाइपोथिना, अच्छा ये वाला जो यहाँ पे होता है इंटरडिजिटल होता है, और ये वाला जो रीजन होता है ना ये होता है हमारा एक्सियल ट्राइरेडियाई, और ये हाइपोथिनार सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, इसके बेसिस पे इसको अरेंज किया गया है। और देखिए टी होता है, टी यानी जैसे ये एक्सियल वाला पोर्शन है ना हमारा, इसमें सबसे पहले टी डैश आता है, फिर हमारा टी आता है, फिर हमारा टी आता है। तो इसको भी याद रखेंगे, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल या डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। क्या है मैम, ये ट्राइरेडियाइज हैं। कितने ट्राइरेडियाइज पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ट्राइरेडियाइज पाए जाते हैं। ठीक है, डी सी बी ए का कॉन्सेप्ट नहीं बोलेंगे, पामलाई फॉर्मूला में होता है, किसको कैलकुलेट किया जाता है, डी और ए को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब ये लाइन ड्रॉ करके बतानी होगी, ऐसे लाइन होती है, यहाँ पे ATD एंगल बनता है। ठीक है, ATD एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है, इसको आप देख लेना। चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए मेडिकल डायग्नोसिस, रिस्क असेसमेंट, कम्युनिकेशंस एंड द लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट एंड सपोर्ट, ये तो काउंसलिंग बेसिस का क्वेश्चन है कि जेनेटिक काउंसलिंग में सबसे, देखिए जेनेटिक काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें कोई थेरेपेटिक मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, उनको कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है जेनेटिक काउंसिल में, मेडिसिन नहीं दी जाती, मेडिकल डायग्नोसिस दी जाएगी, पहला कॉन्सेप्ट यही होता है, लेकिन मेडिसिन थेरेपेटिक मेडिसिन नहीं दी जाती हैं, और एग्जाम में इसी को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस, रिस्क असेसमेंट, कम्युनिकेशन किया जाता है और डिस्कस किया जाता है उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, फिर लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द जेनेटिक काउंसलिंग। ठीक है, ये जेनेटिक काउंसलिंग का करेक्ट सीक्वेंस होता है। इकोलॉजिकल रूल इन असेंडिंग ऑर्डर, इकोलॉजिकल रूल को असेंडिंग ऑर्डर में बताना था। देखिए उस टाइम आया था, देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए उस टाइम तो ये पूछा गया था ग्लोगर रूल, ब्रेगमैन रूल, हेलेंसबर्ग रूल और हेस रूल क्या होता है, हेस रूल, इसके बारे में पूछा गया था। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ हिट समेशन, इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए ग्लोगर, पहले ग्लोगर, अब ब्रेगमैन का रूल पूछा गया था, मैं भी इससे पहले ब्रेगमैन का रूल क्या होता है। ठीक है, एलन रूल्स क्या होते हैं, एलन रूल जो होता है काम करता है ये अफ्रीकन एंड सब सहारन अफ्रीकन पॉपुलेशंस में, जिनके क्या होते हैं हाथ पैर बहुत, यानी एक्सट्रीमिटीज जो उनके होते हैं काफ़ी लार्ज होते हैं इन कंपेयर टू, यानी इसमें हीट काम करती है। जबकि ब्रेगमैन्स रूल में क्या काम करता है, ब्रेगमैन्स रूल में मेटाबॉलिज्म काम करता है, उनकी बॉडी साइज छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि उनको हीट को कंजर्व करके रखना होता है। क्यों कंजर्व, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस फास्ट होती हैं। तो ये ब्रेगमैन रूल्स का होता है, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस डायरेक्ट रिलेटेड टू देयर बॉडी साइज। और एलन रूल में क्या होता है, हीट को लूज करना होता है। ठीक है, जैसे सब अफ्रीकन पॉपुलेशन होती है, निलोटिक पीपल होते हैं, तो उनके हाथ, उनकी बॉडी साइज देखोगे आप तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, मतलब दे आर लाइक इज 6 फीट 7 फीट समथिंग लाइक दैट, मतलब in compared to Indian populations they have long height and they have a big body because they have to lose their heat, otherwise दिक्कत होने लगी। तो ये ब्रेगमैन और एलन रूल होते हैं। एक बार आप देखिएगा हेस रूल जो होता है वो किसका मॉडिफिकेशन है, ब्रेगमैन का है या एलन का, भी मुझे याद नहीं आ रहा है हेस रूल किसका मॉडिफिकेशन है, लेकिन अगर ये समेशन ऑफ हीट वगैरह से है तो एलन का होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा, अभी मुझे बिल्कुल रिकॉल नहीं हो रहा है, आया तो मैंने बता दिया। ठीक है, ये होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर इन देयर पॉपुलेशंस के बेसिस पे लगा पब्लिकेशन, पब्लिकेशंस, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, हमें पता है एस्ले मोंटेग्यू की किताब है। उसके बाद है अप फ्रॉम द एप, देखिए अब मैंने भी इसको याद किया था, अप फ्रॉम द एप, अप आ गया मतलब ई, ठीक है, ई ए हुटन हो गया, ई ए हुटन, मैनुअल ऑफ द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये जुआन कॉमा की बुक है। फिर और ये पूछा नहीं जाता, ये वाली पूछी जाती है, और ओरिजिन ऑफ द मैन पूछा जाता है, क्योंकि ये जॉन बटनर की बुक है, इसको पूछा जाता है ओरिजिन ऑफ द मैन। इसके अलावा और पूछा जाता है, एक ओरिजिन ऑफ द रेसेस किताब होती है जो कून की होती है, ठीक है, उसको भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा।
सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आई थी। चलिए, बुक ऑर्डर हिंदू ऑफ द हिमालय जो है वो डी ब्रीमैन की किताब है, GD ब्रीमैन की किताब है। उसके बाद द गोल्डन बाउ फ्रेजर की किताब है, हमें भी पता ही है, 1890 की। अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम, इवान प्रीचर्ड ने अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम पे बहुत काम किया था 1940 में। कल्चर मटेरियलिज्म, मार्विन हैरिस। जैसे ही मटेरियलिज्म आ गया तो मटेरियलिज्म क्या है, मार्विन हैरिस से रिलेटेड है, तो इसको हम BCAD से अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, गोल्डन बाउ तो बहुत पहले की पब्लिकेशन है, तो ऐसी बुक में हम क्या करते हैं, फर्स्ट बुक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे गोल्डन बाउ है, ये काफ़ी पहले की बुक है, इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। देखिए अब ये सीक्वेंस है, ये मूवमेंट का बताया गया है। देखिए, बस्तर ट्राइबल मूवमेंट हुआ था, फिर रंपा हुआ था, फिर गोंड हुआ था, फिर बोंडो हुआ था, याद रखेंगे। रिलीजियस एंथ्रोपोलॉजी इज द व्यू बुक, ठीक है। जो रिलीजन एंथ्रोपोलॉजी जो थी, अरेंज द वेरियस फॉर्म ऑफ द रिलीजन इज एंथोनी वॉलेक। एंथोनी वॉलेक की एक बहुत फेमस किताब भी है, देखिएगा आप लोग, रिलीजन पे उन्होंने, एंथोनी वॉलेक ने बहुत काम किया था रिलीजन पे। जब इनका कोई किताब आएगा ना, मैं बताऊंगी कि एंथोनी वॉलेक ने रिलीजन पे क्या काम किया था। बहुत फेमस इनकी बुक है, आप लोग चेक करिएगा, एंथोनी वॉलेक की। रिलीजन पे इन्होंने काम किया था। इन्होंने बिलीफ सिस्टम जो दिए थे, इंडिविजुअलिस्ट बिलीफ दिया था, कम्युनल बिलीफ दिया था। ये कल्ट है, कल्ट आपको पता है ना कि रिलीजन्स, हर रिलीजन होता है, हर रिलीजन के कल्ट होते हैं, ठीक है। सिमेंटिक कल्ट दिया था और इलेस्टेटिक कल्ट दिया था, और इसको एक बार अरेंज करने के लिए पूछा था, जिसमें जो इलेस्टेटिकल कल्ट था उसको सबसे पहले अरेंज करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है मटेरियल ट्रेड ऑर्डर, पॉइंट। मटेरियल ट्रेड ऑर्डर जो होते हैं, पॉइंट, ब्यूरिल, अनबैक, पोट्री, सैडल, कॉइन। अब ये अरेंजमेंट पता नहीं किस में दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट है, फिर ब्यूरिन है, फिर पोट्री है, फिर सैडल है, फिर क्वेन है, ठीक है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। प्री हिस्ट्रिक साइट क्रोनोलॉजी देखना है, थेम्स वैली है, ला मेडलिन है, करीम है, शाहिर है, हसुआ है या हसू है। तो ये इसमें से कुछ अभी नहीं पूछा जाता है, अभी से प्री हिस्ट्रिक साइट थीम वैली पूछी जाती है, थीम वैली पूछी जाती है। कभी कभी ला मेडलिनी के बारे में पूछा जाता है, प्री हिस्ट्रिक साइट के बारे में, पर थीम वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करीम जो है, तो करीम तो ये तो नियोलिथ मतलब सेंट्रल एशिया की साइट है। चलिए, लेहरबक डेड एंथ्रोपोलॉजी, इसको एक बार देख लेंगे कितना है। चलिए खत्म है। लेहरबक डर एंथ्रोपोलॉजी के बारे में देखेंगे। ये लेहरबक डर लिखा हुआ है ना, ये इंडियन लैंग्वेज नहीं है, ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ये फ्रेंच लैंग्वेज है। ये मार्टिन सेलर की बुक थी। देखिए, हाँ आ तो गया। देखिए, जो लेहरबक डर एंथ्रोपोलॉजी है ना, इसका सही नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ये इंग्लिश है, ये फ्रेंच है, ये फ्रेंच में लिखा गया, जिसको मार्टिन शेलर ने लिखा था। फिर है ग्रोथ एट एडोलेसेंस, मैंने कहा ना ग्रोथ की बुक पूछी जाती है, टर्नर, GM टर्नर की किताब है। वर्ल्ड वाइड वेरिएशन इन ह्यूमन ग्रोथ, भाई ये भी ठीक है, ये भी एविलेथ और टर्नर ने लिखी थी। यही इनकी बुक से क्वेश्चन पूछा गया था 1976 की बुक से, कि वर्ल्ड वाइड ग्रोथ इन ह्यूमन वेरिएशंस में इन्होंने कितने कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशंस की स्टडी की थी। फिर आता है हमारा ह्यूमन रेस की स्टैनली गार्ड ने की थी। ये बहुत इनकी फेमस, एस गार्न की बहुत फेमस बुक है, ह्यूमन रेस, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चंस अभी पूछा गया था, किसमें पूछा गया था, अनसीन पैसेज में। अनसीन पैसेज कैसे पूछ दिया गया था मैम, अनसीन पैसेज में। नहीं ट्रस्ट है तो आप पेपर उठा के देखिए, 2025 का अनसीन पैसेज, जैन का अनसीन पैसेज देखिएगा। अभी तो टाइम नहीं होगा आपके पास, लेकिन हाँ जब कभी समय मिलेगा ना तो जरूर देखना यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनाए गए थे। देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप, ये बर्नस्टीन ने किया था। ABO ब्लड ग्रुप को लैंडस्टीन ने डिस्कवर किया था 1901 में, लेकिन इसके इनहेरिटेंस पैटर्न की स्टडी किन्होंने की थी, बर्नस्टीन ने की थी, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी, सटन एंड बावेरी ने दी थी। इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म, गैरोल्ड ने दी थी 1901। देखिए, ये 1901 की बात है, और क्रोमोसोमल थ्योरी मुझे लगता है कि सटन बावेरी की है ना, 1902 या ऐसे समथिंग कुछ होगा, लेकिन इसके बाद की बात ही है ये क्रोमोसोमल थ्योरी। फिर है DNA सीक्वेंस सेक्विंग, सेंगर की है, 1953 की बात है ये, ठीक है। तो ये करेक्ट
इन्होंने डिस्कवर किया था। फिर है हमारा था होमो इरेक्टस, देखिए यूज इन द बॉयज। फिर आ गया ये होमो इरेक्टस को किसने डिस्कवर किया था, ईदो बॉयस ने डिस्कवर किया था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस को रेमंड डॉट ने डिस्कवर किया था। सिवापिथिकस को जेई पिलग्रिम ने डिस्कवर किया था। ये याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे मैम, सिवापिथिकस की डिस्कवरी किसने की थी। मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है कि सिवापिथिकस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिवापिथिकस या रामापिथिकस, क्योंकि ये इंडिया के शिवालिक माउंट मतलब हिल से रिलेटेड है। तो अभी जैसे हिल का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, तो दे माइट भी आस्क, नहीं भी पूछे जा सकते हैं, ये मेरा अपना इंट्यूशन है, ठीक है। तो सिवापिथिकस जेई पिलग्रिम ने डिस्कवर किया था। सिवापिथिकस शिव को हम भगवान मानते हैं, पिलग्रिम पे हम इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ भगवान होते हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। ड्रायोपिथिकस हमारे लार्टेट ने डिस्कवर किया था, इसको भी याद लिखेंगे ड्रायोपिथिकस के बारे में, ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। इसी के साथ ये हमारी एनालिसिस कंप्लीट होती है। अब इस एग्ज़ाम के लिए मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी, सिर्फ एक ही वीडियो में मैं दोनों ही टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगी। एक है पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक स्टडी, जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जैसे कि स्टूडेंट की डिमांड है, इसीलिए ये वीडियो बनेगी। और दूसरी वीडियो बनेगी पोर्ट्रेट ट्रेडिशंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।